औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है उज़मा कयूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़ में सब स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ। और जैसा कि मैंने मिड टर्म के लिए भी एक वीडियो बनाई थी, लास्ट टाइम बनाई थी, तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स का, क्योंकि इस बुक से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल नहीं है हमारा यूट्यूब पे। तो मैंने एक फाइल बनाई आपके लिए 50 MCQs की, और उसके साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ कवर हो रहा है उसके अंदर। तो इंशाल्लाह ये जो आज की वीडियो आपके लिए आपके फाइनल टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट प्रिपरेशन होने वाली है। उसके बाद जो आपको मैं एक और बात कहूँगी कि जो आपकी बुक्स हैं, यानी कि जो आपको शॉर्ट आप कह सकते हैं पीपीटी स्लाइड्स दी गई हैं, या फिर वो जो पीडीएफ के एक लेक्चर वाइज दिए गए हैं, उनको आपने लाजमी एक दफ़ा रीड कर लेना है, और इस वीडियो से आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन आइडिया, आइडिया को ट्रांसलेट करना इनटू अ गुड और सर्विस दैट क्रिएट वैल्यू फॉर विच कस्टमर विल पे। किसी आइडिया को ट्रांसलेट करना एक अच्छी चीज़ में या सर्विस में, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इनोवेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है इनोवेशन। ये मैं आप यहाँ से साथ साथ हाईलाइट भी करती जाऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देयर आर डैश क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउज अ पर्सन टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मतलब कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ मजे का सोचने पर जो चीज़ इंसान को इजाजत देती है वो होती है क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें करवा रही हूँ ना, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी था ना, हो सकता है ये मेंटल कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ दें या कोई और वर्ड यहाँ से मिस करके आपसे क्वेश्चन पूछ लें। तो जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा मैटर करती है, इसलिए आपको इस चीज को ज्यादा ध्यान से सुनना है और याद भी करना है। सिर्फ देखने नहीं है, याद भी करना है। और ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ है, यूज ऑफ इमेजिनेशन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस और यूज ओरिजिनल एंड नॉवल आइडियाज, मतलब कुछ डिफरेंट सोचना या इमेजिनेशन को ट्राई करना क्या होता है। देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल क्रिएटिविटी प्रोसेस। तो इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। ये कौन सी होती हैं ये आप उस पर देख सकते हैं, पीपीटी स्लाइड्स पे भी है मेरे हाल में, आपकी बुक में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहां से। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है, पहली है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन। अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ मैं आपको नाम बताती जाऊंगी, ठीक है। इंसाइट, इवेल्युएशन और इलेबोरेशन, इन सब की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, आपने देख लेनी है। उसके बाद ये एक नोट है। अब नोट है, इनोवेशन कितनी तरह की होती है या किस तरह की होती है। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होती है? डील्स विद द प्रोडक्ट एंड इंटेंजिबल सर्विसेज, जो कि प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होती है। उसके बाद बिजनेस मॉडल इनोवेशन इनकम्पसेस इनोवेशन इन स्ट्रेटजी मार्केटिंग, यानी कि आपने बिजनेस को लेकर किस तरह से चलना है, उसकी जो सारी की सारी मैनेजमेंट है वो कैसे होगी। प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो किस तरीके से होगा और उसके बाद उसकी कितनी कॉस्ट होगी। मार्केट पुल इनोवेशन, यानी कि जो आपने कोई चीज बनाई है उसे क्या करना है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मार्केट एंड आर इनिशिएटेड बाय अ स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट, जिसे आप मार्केट में लेकर जाएंगे किसी चीज को बेचने के लिए। टेक्नोलॉजी पुश क्या है? इज रिजल्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई चीज आ रही है, तो उसके मुताबिक आप अपनी चीज को लेकर चलें। उसके बाद है व्हाट मेक्स एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योरियल, यानी कि कोई भी बंदा है जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो कौन सी चीजें जो उसको बनाएंगी कि वो एक एंटरप्रेन्योर, उसका रीजन क्या होगा? 2 अप्रोचेज हैं, कौन सी? कैजुअल रीजनिंग एंड इफेक्चुअल रीजनिंग। ये दोनों नाम एज इट इज याद कर लेने। अब हम देखेंगे डैश बिगिंस विद प्री डिटरमाइन गोल, जो डिटरमाइन गोल है पहले से और उस पर हम काम करेंगे, कितने अच्छे से काम होगा, ये सारी चीजें, वो क्या है? कैजुअल रीजनिंग। ये ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं जा रही, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो इतनी मतलब नहीं सुनते डिटेल में, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा सा शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट दूंगी। बाकी आप वीडियो को रोक के इसको बार बार पढ़ें, 2-3 दफा लाजमी पढ़ें हर क्वेश्चन को, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है डैश डज नॉट बिगिन विद अ स्पेसिफिक गोल। कौन सी चीज है जो गोल के साथ यूज नहीं होती? तो वो है इफेक्चुअल रीजनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये नोट एक देख लें, इफेक्चुअल थिंकर्स आर लाइक एक्सप्लोरर्स। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो होते हैं इफेक्चुअल थिंकर्स होते हैं वो एक्सप्लोरर्स के तौर पे भी काम करते हैं, इनके कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट करने वाले बंदे। देयर आर डैश प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्चुएशन 5। इफेक्चुएशन वर्ड क्या है? इफेक्चुएशन के कितने आप कह सकते हैं प्रिंसिपल है, तो वो है 5। पहला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है ना, ये आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है। बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, क्रिएट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल कर। लेमनेड प्रिंसिपल क्या होता है? सरप्राइजेज एंड मिस्टेक्स आर अनअवॉइडेबल। इसके अंदर जो कोई प्रॉब्लम होती है हम उसे इग्नोर नहीं करते, यानी कि कोई रिस्क होने वाली चीज हो, इस तरह की चीज उसे हम इग्नोर नहीं करेंगे। क्रेजी क्वर्ल्ड प्रिंसिपल क्या होता है? फोकस ऑन को क्रिएशन एंड पार्टनरशिप, के हमारे साथ जो हम काम कर रहे हैं वो कैसे शुरू होगा और हमारी हेल्प कौन करेगा, इसको बोलते हैं क्रेजी क्वर्ल्ड प्रिंसिपल। अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या होता है कि देखना पड़ता है कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें कोई नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। पायलट इन द प्लान प्रिंसिपल, यू आर योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। जो भी करेंगे ना, आपको फायदा हुआ, आपका फायदा है, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको नुकसान हुआ तो उस चीज को भी आप खुद ही देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज एन एक्शन प्लान। अब ये जो है ना, ये वर्ड मैं आपको इसलिए पढ़ पढ़ के शॉर्ट सा सुना दूं ताकि आपके जहन में ये चीज बैठ जाए। सुनने और देखने से थोड़ा दिमाग हमारा अलर्ट हो जाता है।
Action plan that synchronizes the tangible and intangible resources for achieving set target. कोई टारगेट है हमने उसे सेट किया हुआ है फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करने के लिए, तो उस चीज को बोलेंगे स्ट्रैटेजी। सारी डेफिनेशंस एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, इसलिए हर स्टेटमेंट को बहुत ही गौर से सुनना है, बहुत ही गौर से पढ़ना है और उसे अच्छे से याद भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पता चल गया कि ये किसी ना किसी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एसेंशियल फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के, ये ऐसी चीजें होगी जो कि जिनको हम टच कर सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको टच नहीं कर सकते लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, तो ये होगी उसकी मैनेजमेंट करने को टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, ये इनके वो ज्यादा टाइम के लिए भी फायदेमंद हो और शॉर्ट टाइम के लिए भी। ऑब्जेक्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी कम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन दी इंडस्ट्री, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। नोट क्या है, 3 मेन फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहली है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इनको सुनने गौर से, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। अब ये 3 स्ट्रेटेजीज हैं किसकी, 3 मेन फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो ऊपर हमने पढ़ी है इसकी 3 फेजेज हैं। अच्छा, अ मिशन स्टेटमेंट डैश दी कंपनीज बिजनेस, outlines the company's business objectives and its approach to reach those objectives। मतलब कोई मिशन जो स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, कंपनी का एक ओवरव्यू या आउटलाइंस दे देती है मुख्तलिफ चीजों को अप्रोच या रीच करने के लिए। तो द इंटरनल असेसमेंट, अब ये थोड़ा सा ना आपने गौर से सुनना है। इंटरनल जो अंदर असेसमेंट्स होती हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, या किसी भी प्रोग्राम तो नहीं, अब यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस के अंदर जो चीजें यूज होती हैं उनको बोलेंगे इंटरनल असेसमेंट। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये जो है ना SW एक फार्मूला है, SWOT मेरे ख्याल में इस तरह का कोई फार्मूला है, तो आपने उसको लाजमी करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ये उसी की पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल क्या होती है, बाहर की, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो ये पहले का आंसर है बहुत, दूसरे का भी बहुत है, क्योंकि एक्सटर्नल के अंदर ये दोनों चीजें आती है और इंटरनल के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, डैश आर दी ब्रॉड लॉन्ग रेंज एट्रीब्यूट्स, बहुत लंबे टाइम के लिए लॉन्ग रेंज के एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट आर बिजनेस सीक टू अकम्प्लिश, जो कि बिजनेस एक हासिल करना चाहता है। जैसे हम कहते हैं हमारी लाइफ का गोल क्या है, गोल जो है ना एक 10 दिन का 15 दिन का नहीं होता, एक लॉन्ग टर्म का होता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, गोल्स टेंड टू बी जनरल एंड समटाइम्स इवन अब्स्ट्रैक्ट। ये भी आपका एक नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे मैंने ये लिख दी थी कि ये जो है आपका एक अलग से क्वेश्चन बन रहा है। तो गोल्स क्या होते हैं, आर दी ब्रॉड लॉन्ग रेंज एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 15 डैश आर मोर स्पेसिफिक प्रिसाइज, यानी कि बहुत खसूसी तौर पे शॉर्टली और उनकी अच्छे से क्वान्टिफाइबल प्लानिंग होती है। क्या करती है, ऑफ परफॉर्मेंस एड्रेसिंग एरिया सच एज प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एंड अदर की एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को फायदा कैसे होगा, वो काम कैसे करेगा और वो बढ़ेगा कैसे, इन सब चीजों को जो रखा जाता है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, इसको जरा गौर से पढ़ लें। अ स्ट्रेटजी इन विच एन एंटरप्रेन्योर स्ट्राइव्स टू बी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर टू इट्स कंपटीटर, मतलब ये स्ट्रेटजी कौन सी है कि जिसमें आपकी कंपनी आपके ब्रांड के मुखालिफ सिंध में जो बंदा काम कर रहा है उससे थोड़ी सी कॉस्ट कम कर दी जाए ताकि आपके कस्टमर अच्छे से आए, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व्स मैस प्रोडक्शन, क्वांटिटी कंप्रोमाइज एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रो। ये जो 3 है ये इन्वॉल्व वाला आ रहा है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। तो अगर आपसे पूछे ना कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो आपने ये वाली चीजें लिखनी है। उसके बाद है वेयर एन एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट्स वन और मोर नैरो नीश मार्केट सेगमेंट टू सर्व, ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा जो नीश है उनको सिलेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाइज द मार्केट सेगमेंट स्पेशल नीड वांट, अब ये नीड वांट वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट एंड अप्रोचेस देम विद कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो इसका है फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी अलग से क्वेश्चन बन सकता है, और एक और चीज हो सकता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपका ना आए, वो उधर हो जाए, यहाँ से कोई और चीज आपका कर दें, ये वन और मोर नैरो नीश चॉइस को माइनस कर दें, कस्टमाइज को कर दें, किसी और चीज को माइनस कर दें, तो स्टेटमेंट को आपने ज्यादा ध्यान आपका स्टेटमेंट पे होना चाहिए। डैश align the whole system of a strategic firm's activities with its choice of differentiation or low cost is called red ocean strategy। रेड और ब्लू का डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सारे सिस्टम को एक साथ अलाइन करना किसकी बेसिस पर, विद इट्स चॉइस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट, मतलब उसकी कॉस्ट क्या है इस तरह की बेसिस पे उससे क्या करना है कि सिस्टम में अलाइन कर देना। क्या होता है रेड ओशन, अलाइन द होल सिस्टम फर्म एक्टिविटीज इन परस्यूट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये देखें फर्म इस तरह का वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे परस्यूट लिखा हुआ है, एंड लो कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद वैल्यूएशन इज कॉल्ड, अब ये क्या चीज कहलाती है, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने साथ में देख लेना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है एनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट, कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रॉफिट हासिल करने के लिए की जाए, टू डिलीवर वैल्यू टू सोसाइटी, जो जिससे किसी और मतलब सोसाइटी को फायदा और आपको भी हो, आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और उससे सोसाइटी को भी फायदा हो, तो सिंपली इट इज कॉल्ड बिजनेस। A mega document which contains different but related documents covering different aspects of a new venture,
एक मेगा डॉक्यूमेंट है जो कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह लेकर बैठा हुआ है। डॉक्यूमेंट, अब ये दो डेफिनेशन हैं। डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल दी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जिसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है, कैसे स्टार्ट करना है, उसको चलाना कैसे है, बढ़ाना कैसे, और अगर कोई मसला हो जाए तो उस बिजनेस को रोकना कैसे है, तो इस चीज़ को बोलते हैं बिजनेस प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी जो शॉर्ट स्लाइड्स है ना वो लाजमी करनी है, वहां से आपका बहुत ज़्यादा पेपर आता है। व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ बिजनेस प्लान, तो ये उसके एक्सटेंट लिखे हुए कितने होते हैं, 5। मस्ट प्रिपेयर, एंटरप्रेन्योर्स ओरिएंटेशन, एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, प्रीफरेंस। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, लेवल ऑफ कंपटीशन, लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी चीजें। अवेलेबल टाइम एंड मनी रिसोर्सेज। व्हाट आर फीचर्स ऑफ बिजनेस प्लान, कम्प्रिहेंसिव, कम्युनिकेशन, गाइडेंस, फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपका बिजनेस प्लान बहुत ही जबरदस्त है। नेक्स्ट है डैश शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल बिजनेस प्लान प्रिपेयर्ड इन दी एंड अटैच इन द बिगनिंग 2 to 3 पेजेस, 2 या 3 पेजेस का होता है। क्या होता है, प्लान प्रिपेयर और उसके बाद अटैच किया जाता है इन दी एंड अटैच इन दी बिगनिंग। ये सारी चीजें एंड या बिगनिंग में की जाती हैं, और ये 2-3 का होता है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड ना, ये जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव समरी, इसके आगे पीछे और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, तो वो भी मस्ट करनी है क्योंकि आपकी मिक्स हो सकती हैं, बिल्कुल मिलती जुलती होंगी। मस्ट प्रिपेयर व्हाट इज स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस प्लान और व्हाट आर दी कंटेंट्स। ये जो है ना ये टॉपिक मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा था क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में था इसलिए मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं बनाया, लेकिन आपको बताने के लिए लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 इज एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट डैश इज एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट और मार्केट नीड एड्रेस्ड बाय अ यूनिक अप्रोच विद कंपाइलिंग बेनिफिट्स विद कंपेयर्ड अगेंस्ट द कंपटीशन और अल्टरनेटिव। स्टैंडर्ड फॉर ये एक इंस्टीट्यूट है, वहां से उन्होंने रिसर्च की है कि कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट या मार्केट है जो कि एड्रेस की जाती है किसी खास किस्म की काम के लिए, उसके फायदे को कंपाइल किया, इकट्ठा किया, और किसके मुकाबले में कंपटीटर्स जिनके जो आप जो काम कर रहे हैं, समझ लें आप किसी फैक्ट्री में कोई फैक्ट्री आपने बनाई, उसी से मिलती जुलती जो फैक्ट्री काम कर रही है ना वो आपका कंपटीटर होगा, तो उसके मुकाबले में जो आप काम कर रहे हैं वो क्या होगा, NABC अप्रोच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये मेरे पेपर में भी आया था इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो गया। NABC द नीड। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, N को मार्क किया हुआ है, तो N का मतलब नीड, A को किया अप्रोच, B को किया बेनिफिट एंड C को किया कंपटीशन। अब ये शॉर्ट में आपको इसमें से कुछ पूछ सकते हैं कि B क्या कहलाता है, C क्या कहलाता है। लॉन्ग में आपको इसका ये नाम देकर या कहेंगे ये कौन सी चीज है खुद ही बताएं और उसकी सारी आगे डिटेल भी खुद ही लिखें, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है 26 पे क्या कह रहे हैं, डैश इज अ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट टेम्पलेट यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू बिजनेस मॉडल एंड डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग वन। ये ऐसी कौन सी चीज है जो क्या करता है, नया कोई बिजनेस का टेम्पलेट बनाने में या पहले से मौजूद को सेट करने में काम आता है, तो ये है बिजनेस मॉडल कैनवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ये मैंने तकरीबन 50 MCQs बनाए हैं, तो ये 50 के साथ साथ आपके जो नोट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको हेल्प आउट करे। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ये वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे किसी ने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है ना वीडियो नहीं बनाई क्योंकि MCQs अवेलेबल ही नहीं है, ये मैंने खुद बनाए हैं। द डैश इज प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर। कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारे कस्टमर के लिए वैल्यूज क्या होती हैं, चीजें जो बनाई जाती हैं। एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन। जब चीजें अच्छी हैं तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, तो वो अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगा। इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। अब वैल्यू फ्रॉम कस्टमर का क्या मतलब है, जो हमें वो पैसे देता है या प्रॉफिट मिलता है उसकी वजह से, तो ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्केटिंग, ये वाला इसका आंसर है राइट। पीज ऑफ मार्केटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 पीज हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है मेरे ख्याल में, ये वो 4 ये हैं। और उसके बाद अगर 4 पीस पूछे तो आपने वो लिखना है। अगर पीस सिंपली पूछे, पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, आपने चीज क्या बनानी है, उसकी कीमत क्या होगी, कहाँ पर बनानी है, कहाँ पर पहुंचानी है, प्रमोशन कैसे करना है, सोशल मीडिया से या पोस्टर लगवा के वट एवर। उसके बाद वो प्रोसेसिंग सारी क्या होगी, वो कैसे पहुंचाया जाएगा, लोग कौन से हैं, टारगेट क्या है आपका। जैसा कि अगर आपने कोई लिपस्टिक बनाई है तो आप वो चीज जो है औरतों को देंगे ना, वो मर्दों को तो नहीं कहा जाएगा कि लिपस्टिक बनाई, उनके आगे तो प्रमोशन नहीं किया जाएगा। लोग कौन से होंगे, फिजिकल एविडेंस कि वो चीज दिखने में कैसी है, उसका एविडेंस क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। अच्छा, किसकी, पीस की, मार्केटिंग पीस की, तो ये आपने एक दफा रीड कर लेनी है, कोई वही जो ऊपर मैंने आपको बताया ना वही चीज है। 29 पे क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद 2 थिंग्स। कौन सी 2 चीजें जिनके साथ, अब मैंने ना ये डिटेल में नहीं गई, अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाया कि बना दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 चीजों के साथ डील करती है। 2 चीजें कौन सी है, राइजिंग मनी, मैनेजिंग फर्म्स फाइनेंस, ये इनके दोनों फाइनेंस पैसों से रिलेटेड चीजें हैं। उसके बाद है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, तो प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी। तो ये ऑप्शंस के लिहाज से तो वैसे 4 ही होते हैं, लेकिन मैंने 5 ऑप्शंस बनाए हुए हैं क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो आपने ये सारे के सारे नाम याद करने हैं। कई दफा पेपर में हो सकता है आपसे ये एक चीज दे दी, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और दे दिया, तो आपको ये वाली चूज करनी है। हो सकता है कई दफा 3 दे दी और चौथी आपको ऑल ऑफ दीज दे दी, या 2 दे दी तो पूछेंगे बताएं इनमें से कौन सी है, तो आपको जब सारी याद होंगी तो आपको पता चलेगा कि राइट आंसर कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर 31 है डैश बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। कौन सी? बैलेंस शीट जो कि इनकम स्टेटमेंट की होती है। व्हाट आर द नीड ऑफ फाइनेंसिंग और फंडिंग, तो ये कैश फ्लो चैलेंजेस हो गए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल हो गए, इनकी आपने एक दफा डेफिनेशंस भी लाजमी देख लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया ऑल ऑफ दिस क्योंकि ये सारे के सारे राइट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका आंसर है राइट, ये तीनों इसके राइट आंसर हैं। इनकम स्टेटमेंट ये इनके सीक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, मतलब पैसों को किस तरह अरेंज करना है। सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आपने देखना है कि पैसे कितने आ रहे हैं, बैलेंस शीट कितने बच रहे हैं, क्या सेटिंग है उसकी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। कंपोनेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, अब देखना है कंपोनेंट स्टेटमेंट कैश फ्लो के कौन से हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस क्योंकि ये तीनों इसके कंपोनेंट्स हैं। नोट है द ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन टोटल कॉस्ट इक्वल, तो ये आपका बन गया एक क्वेश्चन कि जो ब्रेक पॉइंट है कब होता है, जब सारी कॉस्ट जो है बराबर हो जाती है। रेवेन्यू बोलते हैं सेल्स इनकम को, रेवेन्यू सेल इनकम तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कि ये चीज टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। एट दिस, क्योंकि जितना कमाया है उतना ही हम खर्च कर सकते हैं ना, फालतू कहां से खर्च करेंगे। एट दिस पॉइंट द बिजनेस इज नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट नॉर इंक्वायरिंग अ लॉस, इनके जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो इस चीज में ना फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको कोई पर्सनली कोई नुकसान नहीं हो रहा। इट इज जस्ट कवरिंग इट्स टोटल कॉस्ट। देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कॉस्ट अ कंपनी इनकर्स, मतलब कंपनी के अंदर दो तरह की कॉस्ट की टाइप्स होती हैं। कौन सी हैं? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये ऊपर मैंने एमसीक्यूज बना दिया, नीचे उसी का क्वेश्चन बना दिया। दो कौन सी? वेरिएबल और कॉस्ट दैट चेंज। वेरिएबल का मतलब है चेंज, तो आपने बस ये चेंज वर्ड याद रखना है कि मुख्तलिफ लेवल्स पे चेंज होती रहती हैं। फिक्स क्या होती है? रिमेन रफली द सेम रिगार्डलेस ऑफ सेल्स, फर्क नहीं पड़ता आउटपुट लेवल्स, यानी कि जितनी भी सेल हो जाए उसकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रह जाती है। नेक्स्ट है 37 डैश इज, आगे क्वेश्चन नंबर 37 है डैश इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई मतलब जिंदा जानदारों की कम्युनिटी है इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट, जो कि ना बेजान चीजों के साथ रहते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? इकोसिस्टम, यानी कि जिंदा का ऐसी चीजों के साथ इंटरेक्शन जो कि जिंदा ना हो तो उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। जैसे कि हम लोग रहते हैं, मतलब सारी चीजें मिलके हमारे इर्द गिर्द की चीजें वो क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम। अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंटरेक्शन, ये वर्ड याद रखना है, ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंटरेक्शन and interdependent subsystems that function together as a whole of achieve a purpose system। सिस्टम है किसी मुख्तलिफ तरह की चीजों का, छोटी चीजों का मिलकर एक साथ काम करना और अच्छे से काम करना, वो क्या है? आ सिस्टम। आगे नोट आ गया वी डिफाइन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एट द सोशियोनोमिक लेवल हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइज स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये आपका बन गया क्वेश्चन। डायनामिक, ये सारी इनके आगे डेफिनेशंस वगैरह लिखी होंगी तो ये आपने खुद देख लेना है। मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे भी एक आपका लिखा हुआ है नोट, एंटरप्रेन्योरशिप डजंट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम, खला में काम नहीं कर सकती। द होल होस्ट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू स्टार्ट अप। उसके बाद ये सारा यहाँ से जो आपने याद करना है ये वाली चीज है। उसके बाद ना फुल फॉर्म ऑफ NES इज नेशनल एक्सपर्ट सर्वे। क्वेश्चन नंबर 42 सोर्स ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर फाइनेंसिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स गवर्नमेंटल सपोर्ट एंड पॉलिसीज। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 12 चीजें हैं, तो इनको आपने एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है, बल्कि टाइम निकालना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम हो रहे हैं तो फिर टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों की ना एक एक दो लाइन की डिटेल होगी तो वो भी आपने देख लेनी है। अगर बुक पे ना हुई तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश मेंबर्स ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, डैश मेंबर्स ऑफ बाइंग ऑर्गेनाइजेशन हु विल एक्चुअली यूज द परचेज प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो ये है यूजर जो कि चीज खरीद रहा है उसको इस्तेमाल करे, उसको बोलेंगे यूजर। और अगर आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा वर्ड जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसके साथ थोड़ा सा मैनेज करें। क्वेश्चन नंबर 44 है डैश आर पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाइंग सेंटर हु इफेक्ट द बाइंग डिसीजन, जिनके मतलब खरीदने के फैसले से फर्क पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी को। They often help define specification and also provide information for evaluation या evaluating alternatives। Influencers, जैसा कि आप YouTube पे देखते हैं ना मुख्तलिफ चीजों के वो लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट की कर रहे होते हैं या कोई मोबाइल का शो ऑफ कर रहा होता है, वो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं यूट्यूब टिकटॉकर्स वगैरह। तो जो जिन लोगों को लोग देखते हैं ना, जिनको फॉलो करते हैं उनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट पे। डैश आर पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग सेंटर हु मेक एन एक्चुअल परचेज, जो कि असल में चीज खरीदते हैं उनको बोलते हैं बायर्स।
देर आर डैश पार्टिसिपेंट्स इन बिजनेस बाइंग प्रोसेस 5। तो यहाँ पे टोटल कितने होते हैं 5। अब नीचे मैंने सारे लिख दिए, यूजर, इन्फ्लुएंसर, बायर, डिसाइडर्स, और उसके बाद आता है गेट कीपर्स। तो ये इनकी डिटेल लिखी हुई, आप खुद पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, द फर्स्ट स्टेज, कहाँ गया, आई डोंट नो ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि द फर्स्ट स्टेज द बिजनेस बाइंग प्रोसेस इन विच समवन इन द कंपनी रिकॉग्नाइजेज अ प्रॉब्लम। कंपनी के अंदर कोई बंदा जो है प्रॉब्लम या किसी रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। और ये क्या है, द फर्स्ट स्टेज। यहां से भी याद करना है, हो सकता है ये नीचे सब कुछ आ जाए और ऊपर वाली जो लाइन है वो मिस कर दें। उसके बाद है डैश इज द स्टडी ऑफ एप्रोप्रिएट बिजनेस प्लस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग पोटेंशियली कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स। तो इसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस के बारे में सारी चीजों को पढ़ना, कैसे काम करता है, क्या रूल्स एंड लॉज हैं, तो उस चीज को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स बोलते हैं इस चीज को। नोट सम इश्यूज दैट कम अप इन द डिस्कशन ऑफ एथिक्स इंक्लूड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी। ये सारी चीजें आपने खुद देख लेनी है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ से हम देखेंगे द लॉ यूजली सेट्स द टोन फॉर बिजनेस एथिक्स। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली भी है, ठीक है, लास्ट वाली। देयर आर डैश टाइप ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स कितनी टाइप होती हैं, मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में 5 होती हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 49, देयर आर डैश टाइप ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो ये मेरे ख्याल में 5 होती हैं। 5 एथिक्स की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, ट्रस्ट वर्दीनेस, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, और लॉज और रूल्स के बारे में होता है। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट डाइवर्सिटी के बारे में होता है। देयर आर डैश सोर्सेज ऑफ बिजनेस एथिक्स 3। रिलीजन, कल्चर और लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड एक और भी डिटेल में, रिलीजन, कल्चर और लॉ से रिलेटेड एक डिटेल में वहां पे टॉपिक दिया गया, उसको लाजमी पढ़िएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो आपके कॉन्सेप्ट्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये था इस वीडियो का लास्ट जो एमसीक्यूज है। ये टॉपिक जो है ना मैंने लिखा हुआ है, इसको एक दफा आप चेक कर ले। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ये है बिजनेस बाइंग प्रोसेस। सबसे पहले आपने ऊपर हम एक पढ़ के आए हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस, मैंने आपको बताया था ना, तो ये वही चीज मैंने लिखी हुई है। सबसे पहली चीज क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। उसके बाद जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। इनमें आपको डिटेल से बताया गया है कि हमें पता चलेगा कि हमें जो जरूरत है उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। प्रोडक्ट कैस्ट सॉलिटेशन, और 5वां है प्रपोजल सॉलिसिटेशन। 6ठा है सप्लायर सिलेक्शन और ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। तो ये मेरे ख्याल में आपका था लास्ट टॉपिक, नहीं अभी है परफॉर्मेंस रिव्यू लास्ट है। उसके बाद बिजनेस जो है वो आ गया, वाई बिजनेस एथिक्स इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बिजनेस की इमेज और क्रेडिबिलिटी को शो करता है, और जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी ईमानदारी को और उनके यकीन को हमारे लिए बढ़ाता है। ट्रस्ट एंड उसकी कस्टमर जो हमें हमारी चीजों को यूज कर रहे हैं उनको भी यकीन दिलाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, उनके बाद कॉस्ट इफेक्टिव जो स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं अगर हम अच्छे तरीके से लेकर चलें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अब टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाया। चाहती तो थी कि 40 से 50 मिनट की वीडियो बना दूं, लेकिन अब यहाँ से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, इतना ही हो सकता था। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, करना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और आपने खुद ही मेहनत करनी है। नोट्स लाजमी पढ़िएगा, जो आपके वो पीपीटी स्लाइड्स हैं, उसके बाद जो आपकी बुक है, अगर बहुत ज्यादा बिजी है तो चले वो जो पीपीटी स्लाइड्स हैं वो तो लाजमी पढ़ने हैं। अगर थोड़ा सा टाइम है तो अपनी स्टडीज को, अपने टाइम को इंपॉर्टेंस दें, और जो आपकी बुक है यानी कि वो पूरे जो नोट्स बना के उन्होंने दिए हैं उसको भी लाजमी पढ़ें। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल थी, यकीनन थी, मुझे पता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।